हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव अत्री। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप जिसके हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम बायोट सेवर्ट लॉ कैसे यूज कर सकते हैं। तो आपने लास्ट एप्लीकेशन जो मैंने अभी सिखाई आपको, उस एप्लीकेशन में आपने सीखा होगा कि बायोट सेवर्ट लॉ कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हम अब उसी की थोड़ी सी टिपिकल फॉर्म लेके आए हैं कि एक वही लूप है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। लेट अस कंसीडर, लास्ट टाइम मैंने क्लॉकवाइज करंट लिया था, अब की बार एंटी क्लॉकवाइज करंट लेके चलते हैं। ओके, अब मेरे को निकालनी है एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जो कि सेंटर से लेट अस कंसीडर स्मॉल आर डिस्टेंस की दूरी पे है। आफ्टर दैट सबसे पहला काम हमारा होता है क्या, डीएल एलिमेंट मानो। डीएल एलिमेंट मानो, ये मान लो रेडियस है, मैंने कैपिटल आर से इसको डिनोट करवा दिया। डीएल एलिमेंट मानने के लिए देखो, मैं अभी ये जो सर्कल है मैंने कुछ ऐसे बना रखा है। ओके, तो आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन यहाँ पे लाना पड़ेगा। ये सर्कल थोड़ा इस फॉर्म में है और एक्सिस यहाँ पे है। ओके, ऐसे सर्कल बना हुआ है और ऐसे एक्सिस निकल के आ रहा है ऐसे। हाँ, सो डीएल एलिमेंट में दो मानने पड़ेंगे हमें। जैसे कि ये ना थोड़ा सा सिमिलर है डीएल एलिमेंट के केसेस में, बस वैसे सिमिलर नहीं है। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड सर्कुलर रिंग निकाली थी, उससे थोड़ा सा सिमिलर है। वहां पे भी हमने दो स्मॉल लेंथ काटी थी जिसपे दो चार्ज थे। क्यों काटी थी वो आपको पता है, सिमिट्री के कारण, ताकि जिस पॉइंट पे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहा हूं इस डीएल एलिमेंट के कारण, तो वो सिमिट्री बना पाए। क्या, किसकी सिमिट्री बना पाए, मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि हर वहां पे भी हमने साइन कंपोनेंट कैंसिल करके रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, क्योंकि हो सकता है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा बहुत अफेक्ट कर रहा हो हमारा अपोजिट कंपोनेंट। इसलिए हमने दो कंपोनेंट माने। दोनों कंपोनेंट मान लो, ये आइडियल ये रहा, आइडियल ये रहा। करंट की डायरेक्शन कैसी है, तो सबसे पहले डीएल से लेके ये मान लो, ये आप कुछ भी मान सकते हो, पी क्यू आर एस। वैसे तो ये होगा, अगर आप इस राइट एंगल ट्राइंगल में जाएं, ये एंगल आप यूज कर लें। अगर थीटा तो उसके बीच का एंगल होता था, ये मैंने एंगल मान लिया फाई। ठीक है, थीटा क्यों नहीं माना बच्चों, क्योंकि थीटा किस किस के बीच का एंगल होता था, पहले ही डिफाइंड है वो, कि डीएल करंट एलिमेंट और आर। आर मतलब ये जो डिस्टेंस है, वैसे तो ये डिस्टेंस है आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर अंडर दी रूट। तो इस लाइन, ये जो डीएल एलिमेंट है, डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन क्या होती थी, करंट की डायरेक्शन होती थी। जो जैसे कि यहाँ पे मैंने ऐसे मान रखा है सर्कल, तो थोड़ा सा इमेजिन करेंगे डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन यहाँ पे देखो उस डायरेक्शन में है, ऐसे मान ली मैंने इस डायरेक्शन में। ओके, अब करंट एलिमेंट जो है, करंट एलिमेंट से टेस्टिंग पॉइंट तक का ये ऐसे टिका हुआ है, करंट एलिमेंट से टेस्टिंग पॉइंट तक की लाइन, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। यहां पे भी आप देख सकते हो, यहां पे अंदर की तरफ करंट की डायरेक्शन है और ये कितना बना हुआ है, ये भी 90 डिग्री। समझ में आ रही बात, तो ये जो 90 डिग्री आप खुद बना के देखें, ये 90 डिग्री एंगल है बाय बायोट सेवर्ट लॉ। अगेन स्टार्ट यहीं से होगा, क्योंकि ये एप्लीकेशंस सिखा रहे हैं हम, है ना। एप्लीकेशंस में मतलब इसको अप्लाई करना सिखा रहे हैं, दैट्स व्हाई ऑल डेरिवेशंस आर basically start from Biot Savart law, mu naught by 4 pi I d L sin theta by r square, as theta is equal to 90 degree, sin 90 is again 1, that's why mu naught by 4 pi। इस थीटा का किस्सा हम यहीं पे खत्म करते हैं। ओके, इसके बाद एक और किस्सा शुरू होगा एंगल्स से रिलेटेड। सो बच्चों, ये किस्सा क्या है, देखें। ये मैग्नेटिक फील्ड अगर इस टाइप के अरेंजमेंट में आपको देखनी हो, तो मैं एक और रूल आपको सिखाता हूं, राइट हैंड पाल्म रूल। राइट हैंड पाल्म रूल, जिसमें कि आपको थंब को करंट की डायरेक्शन में लगाना है,
पाल्म रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम करंट एलिमेंट टू द टेस्टिंग पॉइंट, एंड आपकी पाल्म के फिंगर्स पे एक 90 डिग्री का ऐसे मार्कर खड़ा कर दिया मैंने, ये 90 डिग्री, ये मार्कर रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए कैसे होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, हाँ बाहर की तरफ थी ना यहाँ पे, ये मैंने बाहर की तरफ बना दिया। पाल्म रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम करंट एलिमेंट टू द टेस्टिंग पॉइंट, और हमारी पाल्म के ऊपर ये 90 डिग्री, बिल्कुल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री क्या बनाएगा, पाल्म के ऊपर बिल्कुल 90 डिग्री, ये क्या बनाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल पार्ट ऑफ करंट एलिमेंट। समझ में आई बात? नहीं समझ में आए दोबारा सीखते हैं। ये देखो अंदर की तरफ डायरेक्शन, अब की बार थंब की डायरेक्शन अंदर की तरफ, palm represent displacement, and after drawing a perpendicular on our palm we have a direction of magnetic field line due to this small part. So again make a perpendicular, this is also the direction of magnetic field because the current is same, dl part is same, that's why magnetic field due to both current element are same. Now students अब आई बारी एंगल की, because magnetic field एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें रिजोल्यूशन करना पड़ेगा, विदाउट रिजोल्यूशन तो सोल्व होगा नहीं, है ना। तो रिजोल्यूशन करने के लिए पता होना चाहिए एंगल कहां पे बने। ये फाई एंगल अकॉर्डिंग टू सिमेट्री कहां पे बनेगा, देखें फाई एंगल यहां पे एक 90 डिग्री का मैं ये बना रहा हूं जो कि ये है ऐसा, फिर एक 90 डिग्री ये भी तो है ऐसा, है ना। ये थी आइडियल से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इसके ऊपर 90 डिग्री पे थी मैग्नेटिक फील्ड। अब आप खुद से सोचो, अगर मैंने इस वाली लाइन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा दिया, कितना उठाया, फाई एंगल पे, तो क्या ये वाली लाइन भी डिस्प्लेस नहीं होगी, कितनी होगी, फाई एंगल पे होगी। हाँ तो ये सिमेट्री बनाती है इस एंगल को फाई, ऐसे ही यहां पे भी फाई, सो दैट्स व्हाई ये वाला कंपोनेंट कौन सा रहा होगा, कॉस कंपोनेंट, एंड ये वाला भी कितना रहा होगा, कॉस कंपोनेंट, है ना। कॉस क्यों बच्चों, क्योंकि जिस एंगल, जिस एक्सिस से एंगल चिपका हुआ है वो ऑलवेज कॉस कंपोनेंट, अदर वन इज साइन कंपोनेंट, ऐसे साइन कंपोनेंट। ओके सो फिर से दोनों वेक्टर अपोजिट हैं, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, दैट्स व्हाई दोनों वेक्टर आपस में कैंसिल होंगे। इनको कैंसिल होते हुए लिखेंगे कैसे बच्चों, देखें एज, इस टाइप से लिखोगे एज डी बी कॉस फाई कंपोनेंट आर कैंसल इन पेयर, कैंसल इन पेयर, डायमेट्रिकल अपोजिट एंड, डायमेट्रिकल अपोजिट डीएल एलिमेंट, इनसे, इनके कारण ये कैंसिल होंगे, डायमेट्रिकल अपोजिट एंड वाले, हर एक डायमेट्रिकल अपोजिट एंड कैंसिल करेगा। जैसे कि ये रिंग है, यहां पे डीएल है तो ये वाला उसको कोस कंपोनेंट काटेगा, यहां कोस है, यहां पे कोई डीएल माना तो इसके अगेंस्ट जो डीएल होगा उसका कोस कंपोनेंट हरदम कैंसिल होगा। सो द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, सो द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, अब यहां पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इस सिस्टम की, इस लूप की कैसे दी जाएगी, डीबी साइन फाई, है ना। और डीबी साइन फाई हम ऐड नहीं कर सकते, इंटीग्रेट करेंगे। ऐड क्यों नहीं कर सकते बच्चों, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी, ऐड क्यों नहीं कर सकते, सोचो ऐड क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसकी और इसकी निकलेगी, मेरे को निकालने किसकी है, पूरे लूप की। सो दैट्स व्हाई इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एडिशन की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, सिर्फ इन दो करंट एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आई बात। इसके बाद देखें डीबी की वैल्यू ये रही म्यू नॉट बाय 4 पाई। इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है बच्चों, यहां तक जो आपने किया वो था आपका दिमाग। इसके बाद कैलकुलेशन, देखिए आर, ये आर नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है जो आर था ये क्या था, करंट एलिमेंट से टेस्टिंग पॉइंट तक का गैप था। दैट्स व्हाई इस आर को हटा के आप क्या लिखोगे, आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर टू दी पावर 2, है ना, आर का स्क्वेयर होता था, तो ये तो स्क्वेयर से अंडर रूट कैंसिल, बचेगा क्या, आर स्क्वेयर प्लस स्मॉल आर स्क्वेयर टू दी पावर 1। आफ्टर दैट व्हाट इज साइन फाई, एंगल, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, दैट्स व्हाई द साइन फाई इज इक्वल टू कैपिटल आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर प्लस स्मॉल आर स्क्वेयर। इसकी पावर हाफ है बच्चों, दिमाग में रखनी है आपको, ये हाफ पावर, ये 1 पावर, बेस सेम, पावर ऐड। So the resultant magnetic field is given by mu naught by 4 pi I
r, after that r square plus small r square to the power 3/2, ऐसे. ओके, नाउ dl का इंटीग्रेशन रह गया बस, और dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो लास्ट एप्लीकेशन में भी मैंने आपको बताया था, आफ्टर इंटीग्रेटिंग दिस dl एलिमेंट विल गेट, इस dl एलिमेंट का इंटीग्रेशन करने के बाद हमें पूरी सर्कमफ्रेंस कवर अप होके आएगी हमारी, है ना. और ये सर्कमफ्रेंस कवर होने के बाद हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हाजिर होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई आर, dl इंटीग्रेशन 2 पाई आर, है ना. 2 पाई रेडियस कैपिटल R है, r स्क्वेयर प्लस स्मॉल r स्क्वेयर टू द पावर 3/2, r इंटू r स्क्वेयर इंटू पाई r स्क्वेयर. आप क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई r स्क्वेयर, है ना. r पाई, इन दोनों को कंबाइन करके एरिया बना दिया. 2 से इस 2 को बेशक से काट दो, 2 पाई r स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर टू द पावर 3/2 मैग्नेटिक फील्ड. ये एक फॉर्म है इसकी. दूसरी फॉर्म में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो बिकॉज हमें स्पेशल केसेस भी निकालने होते हैं, दैट्स व्हाई हमें फॉर्म भी बदलनी पड़ेगी. दूसरी फॉर्म में इसी को मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा, पूरा 2 पाई से ये पूरा 2/2 पे काट दिया मैंने. ऊपर क्या रहेगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय r स्क्वेयर प्लस स्मॉल r स्क्वेयर टू द पावर 3/2, और नीचे एक 2 रह गया, है ना. अब देखिए स्पेशल केस, स्टूडेंट्स हमें 2-3 स्पेशल केस निकालने हैं. काम के स्पेशल केस निकालेंगे. देखिए स्पेशल केस है, अगर आपका P पॉइंट सेंटर पे आ जाए तो ये क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप एट ए पॉइंट ऑन इट्स सेंटर, जो कि हमने पिछले एप्लीकेशन में किया था. ओके, सो सेंटर पे आ जाएगा तो ये R कहां गया, ये R गया. अगर स्पेशल केस में आप निकालोगे इफ P लाइज एट सेंटर, अगर ये P आपका सेंटर पे लाई कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, म्यू नॉट बाय 2, इस R को नेग्लेक्ट कर दो, R इज इक्वल टू 0, R 0 तो R स्क्वेयर की पावर 3/2. अगर R स्क्वेयर की पावर 3/2 कर रहे हो तो देखो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, R की पावर 3 आ जाएगी. ऊपर R की पावर कितनी है 2, नीचे R की पावर कितनी होगी 3, कैंसिल तो क्या बचेगा, म्यू नॉट बाय 2 I बाय R. ऐसा अगर आपकी अब ये टर्न्स, अभी तो एक टर्न है, अगर n नंबर ऑफ टर्न हो जाए, 4n नंबर ऑफ टर्न्स अगर इस टाइप से कन्वर्ट हो जाए तो ये देखो म्यू नॉट बाय 2 I बाय R, n से डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन. ये भी फाइनल एक्सप्रेशन, और ये एक्सप्रेशन तो हम लास्ट एप्लीकेशन में भी निकाल चुके हैं. ओके, सो ये पहला स्पेशल केस. इसके बाद देखिए दूसरा स्पेशल केस. दूसरा स्पेशल केस हम निकालेंगे हमारे, ये जो हमने निकाला ना ए स्पेशल केस, ये मैंने ए में इसलिए कन्वर्ट किया स्टूडेंट्स. देखें अगर मैं इस पॉइंट को फार अवे मान लेता, इफ पॉइंट P lies far away from ring, अगर फार अवे मान लेता तो ये R बहुत बड़ा हो जाता स्मॉल r के कंपैरिजन में, है ना. और R को हमें नेग्लेक्ट करना पड़ता, और नेग्लेक्ट करना पड़ता तो R कहां बैठा था, ऊपर ही बैठा था. R नेग्लेक्ट करता तो पूरा 0 हो जाता. बट ये जो नेग्लेक्ट होता है बच्चों, देखो वैसे तो 10 रुपए बहुत कीमती होते हैं, बट अगर 10 रुपए 10,000 के कंपैरिजन में हम करें तो वो नेग्लेक्ट करने लायक होते हैं. मतलब ये जो छोटी चीजें है ना, ये अकेली नेग्लेक्ट नहीं करोगे आप कहीं पे भी. जब भी ये किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी जो कि खुद में बहुत बड़ी है उसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होगी तो आप इसे नेग्लेक्ट कर सकते हो. ओके, तो यहां पे भी ऐसा ही हुआ. नीचे ये एडिशन में है R स्क्वेयर स्मॉल r स्क्वेयर के, जो कि अगर मैं फार पॉइंट मान लूं तो ये R बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसके कंपैरिजन में मैं स्मॉल r को नेग्लेक्ट करता हूं. इसलिए मैंने इससे ये वाला फॉर्म निकाला ताकि आपके दिमाग में ये ना घुसे कि यहाँ पे तो R स्क्वेयर था और सर ने नीचे का R नेग्लेक्ट किया, ऊपर का R नेग्लेक्ट नहीं किया. सो स्टूडेंट्स, नेग्लेक्ट जब हम कोई भी टर्म करते हैं तो याद रहे वो नेग्लेक्ट हम किसी के रिस्पेक्ट में किया करते हैं. R स्क्वेयर टू द पावर 3/2 क्या आएगी, R क्यूब. तो यहां से हम ये कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड वेरी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब जब हम फार अवे माने.
मतलब ये पॉइंट अगर बहुत दूर चला जाए तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करने लग जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब दूसरी चीज, ये पॉइंट आप इस तरफ भी एक्सिस पे मान सकते हो, कहीं पे भी मान सकते हैं ना, एक्सिस तो ये पूरा एक्सिस है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं बच्चों आपको, क्योंकि अगर हमें ग्राफ बोल दे, निकालो भाई ग्राफ बताओ, अब ग्राफिकल वेरिएशन बताओ किस किस के बीच की, मैग्नेटिक फील्ड और आर के बीच की, तो आप वेरिएशन कैसे बताओगे? हमने सरफेस पे क्या निकाला है बच्चों, सरफेस पे म्यू नॉट बाय 2 आई बाय आर, जो कि खुद में कांस्टेंट है, देखो सब कुछ कांस्टेंट है। हाँ, यहां पे आर की जगह पे कैपिटल आर आया था, रेडियस इज कांस्टेंट, आई इज कांस्टेंट, म्यू नॉट इज कांस्टेंट, 2 इज आल्सो कांस्टेंट, सो ये सारी चीजें कांस्टेंट है, मतलब मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है। आफ्टर दैट जैसे ही मैंने बाहर की तरफ निकाली, डिस्टेंस बढ़ाता गया तो आर के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, मतलब सरफेस पे मैक्सिमम, आउटसाइड क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दिस इज द ग्राफिकल वेरिएशन। ये है B is inversely proportional to Q, B is inversely proportional to Q, and this is maximum B, that is mu naught by 2 I by R, कहां पे, at center, जहां पे R 0 होना था। So students, this is all about application नंबर 2, या फिर आपको मैंने लास्ट में बताया था, इनको ना आप नंबर बेशक से ना भी दो तो भी चलेगा, बट समझनी ऐसे है कि सर्कल के सेंटर पे निकाला तो हम कैसे अप्लाई करें बायोट-सैवर्ट लॉ, सर्कल के एक्सिस पे निकाला तो हम कैसे अप्लाई करें बायोट-सैवर्ट लॉ। नेक्स्ट एप्लीकेशन में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर हो, वो भी इनफाइनाइट लेंथ का, तो आप उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे बाय यूजिंग बायोट-सैवर्ट लॉ। सो स्टूडेंट्स, इस क्लास में इतना ही। अगर आपको चीजें समझ में आई हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और अगर किसी पॉइंट में डाउट है तो वो पॉइंट कमेंट सेक्शन में डालें, ठीक है? 100% सोल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।